चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर एक गुड क्वेश्चन है मॉर्निंग। सर। हाँ बोलिए जो बोलिए। एसआरए में जो सर सेक्शन 5 और 6 जो एप्लीकेबल है, तो अगर 12 साल किसी का पोजीशन हो जाता है तो वहां भी उसके लिए करेंगे, अप्लाई होगा? देखिए 12 साल के बाद लिमिटेशन एक्ट ये कहता है एडवर्स पोजीशन हो जाता है। जी। अगर 12 साल तक आप सचेत नहीं हैं और किसी ने आपके संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, तो ध्यान रखिएगा इसका वर्ड है एडवर्स पोजीशन, फिर वो व्यक्ति उसका टाइटल प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। तो ये इसमें चीज़ ये है। एप्लीकेबल नहीं होगा सर, ये नहीं सारे का? नहीं, अगर सेक्शन 12 5 और साल तक आप सचेत नहीं है तो फिर लिमिटेशन एक्ट कहता है कि वो आप सूट भी नहीं फाइल कर सकते। और सूट तो छोड़िए, जिसने कब्जा किया है उसका जो कब्जा है तो विधि विरुद्ध, उसके लिए लॉ में वर्ड है एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन 12 साल के बाद कन्वर्ट हो जाता है ओनरशिप में। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में कुछ रेलवे गुड की मॉर्निंग जमीन। सर। गुड मॉर्निंग। रेलवे की कुछ जमीन थी, कौन सा स्टेशन था उसके पास, वहां पर लोग लगभग 75 साल से रह रहे थे, 75 ईयर से। और वहां पर स्कूल वगैरह भी सरकार ने खोल रखे थे। वहां पे लोगों को पानी का कनेक्शन, वाटर वगैरह सब दिया गया था। तो अभी जब खाली कराने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 75 साल से लोग रह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे उस बीच में, क्यों नहीं खाली कराए। और दूसरी बात, फिर आपने वहां पर स्कूल क्यों खोला अगर वो स्टेट लैंड है। आपने लोगों को बिजली पानी का कनेक्शन क्यों दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको बेदखल करने से मना कर दिए। ये भी 2-3 महीना पहले उत्तराखंड में आया था मैटर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, देखो आज हम लोग सेक्शन 9 से पढ़ेंगे। सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 का जो टाइटल है, संविदा पर आधारित। संविदा पर आधारित लिखते चले, हम बोल अभी समझा रहे हैं। सेक्शन 9 का टाइटल है संविदा पर आधारित अनुतोष के वादों में प्रतिरक्षाएं। संविदा पर आधारित अनुतोष के वादों में प्रतिरक्षाएं। डिफेंस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अगर हमने किसी से कोई करार किया था, संविदा किया था, तो हम उसी से लागू करवाएंगे ना। आप ही लागू करिए, आपके साथ हमने करार किया था। मान लीजिए आपने एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरा मकान बना दो। उसने कहा ठीक है, इतने इतने पैसे लगेंगे, इतने समय के अंदर हम बनवा देंगे। तो बाद में वो अगर मुकर जाता है, नहीं बनवाता है, तो हम उसके खिलाफ एसआरए में जा सकते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ में। बोलो आप लोग। यस सर, जा सर। अगर हमने यस सर। किसी कॉन्ट्रैक्टर से ये एग्रीमेंट किया था कि मेरा मकान बना दो, उसको हमने सारे मैप दे दिए, पैसे का बात हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया, कितने दिन के भीतर बनाएगा, उसने हर एक पॉइंट क्लियर हो गया। जब बनाने की बारी आई, मान लीजिए 2-4 दिन उसने काम किया, फिर काम वो नहीं कर रहा है या उसने काम को नहीं शुरू किया, तो देखो धारा 9 दो बातों को कहता है, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को, और दूसरा कहता है कि वो, एक तो कहता है उसके फेवर में जिसने मकान बनाने का करार किया था, स्वामी मालिक, और दूसरा जो है जो कॉन्ट्रैक्टर उसको डिफेंस देता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्टर उसको बचाव भी देता है। दो, ये धारा दो चीजों को देता है। तो पहले क्वेश्चन होता है हम किसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लाएंगे, उस कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध। हमने आपसे संविदा किया था, मेरा काम आप करिए। जब कभी हम लोग कोई गुणवत्ता वाला काम कराते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसी से करवाएं जिससे हमने बात किया था। जैसे कारपेंटर का काम है, बिल्डिंग का काम है, गाड़ी सर्विसिंग का काम है, ठीक है, टेलरिंग का काम, यानी जहां पर हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है,
तो आप जानते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है उसके पास भीड़ रहती है, समय की कमी रहती है, लेकिन उसका काम क्या होता है? नंबर वन का काम, नंबर वन का काम। तो आपने उसके नंबर वन के काम को देखकर ही तो उसके साथ एग्रीमेंट किया था। अब बाद में वो काम नहीं कर रहा है, या वो कह रहा है कि मेरा एक दूसरा सबॉर्डिनेट है वो आपका काम कर देगा, तो आप कराएंगे? नो सर। नो। जैसे मान लीजिए आपने परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में एडमिशन लिया, अब मैं बोल दूं कल से ये व्यक्ति पढ़ाएंगे, तो फिर मान लो आप एक दिन तैयार हो गए, 2 दिन तैयार हो गए, लेकिन आपको लगा कि ये तो जो आए हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं। सर से तो बड़ी हंसी मजाक भी हो जाती थी, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बता देते थे, ये तो इतने सीरियस रहते हैं कि बोलते ही नहीं कुछ, और इनकी बात भी नहीं समझ में आती, तब आप क्या करोगे? हम ही से कंप्लेन करोगे ना यस सर। कि सर यस सर। हमने तो सर आपके वीडियो को देखकर हाँ जरूर मुकदमा करोगे सर के खिलाफ, छोड़ोगे नहीं। तो आप ये कहोगे कि हमने सर आपके वीडियोस देखे थे, आपके बारे में सुना था, तब हमने क्लास किया, और आपने किस टीचर को दे दिया, उनसे तो कुछ समझ में नहीं आते। इसको कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक पर उसी व्यक्ति से आप उस संविदा को प्रवर्तित कराइए जिससे आपने संविदा किया था। अब तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये होता है कि वो, जैसे हम क्या बचाव ले, या वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या बचाव ले? तो ये कहा गया कि वो बचाव ले सकता है संविदा अधिनियम की धारा 11, 10, 11, 12 और 15 से 20 तक का। कौन? वो कॉन्ट्रैक्टर ये बचाव ले सकता है कि जब इन्होंने मुझसे संविदा किया था तो मैं उस समय क्या था? सक्षम नहीं था। उस समय मैं अवयस्क था, उस समय मैं पागल था, उस समय इन्होंने जो मेरी सहमत लिया था ये कोरेशन के थ्रू लिया था, उत्पीड़न या बल प्रयोग, धारा 15। उस समय इन्होंने जो मेरी सहमत लिया था वो अनड्यू इन्फ्लुएंस पे लिया था, धारा 16। असम्यक असर, उस समय जो सहमत लिया था वो कपट या धोखा में लिया था, धारा 17। उस समय जो सहमत लिया था मिथ्या व्यपदेशन के द्वारा लिया था, धारा 18। उस समय जो सहमत हमने दिया था वो भूल या गलती से दे दिया था, धारा 20, 21, 22। ये बचाव लेगा दूसरा पक्ष का संविदा धारा अधिनियम में। 19, धारा सर 19 इसमें अति है, क्या था क्या? 19 में उसका परिणाम है। अच्छा। हाँ, याद नहीं है? 20-21। चंदन देखो अनिरुद्ध कितना पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं। वे अनिरुद्ध बता रहे हैं कि सर हम खूब पढ़ रहे हैं। याद करो पुराने कोड नोट्स को, 4 का आप लोग का एग्जाम है भाई, 4 जून को। तो देखो दो बातें समझ में आई। पहली बात, धारा 9 ये कहती है कि जिससे हमने संविदा किया है उसी से हम परफॉर्म कराएंगे, उसी से हम लागू कराएंगे। दूसरी बात क्या कहता है कि अगर वो व्यक्ति संविदा का पालन नहीं करता है तो वो बचाव क्या ले सकता है? तो वो बचाव ले सकता है संविदा अधिनियम की धारा 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22। अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर की सहमति बल प्रयोग द्वारा ली है, कॉन्ट्रैक्टर की सहमत आपने अनुचित प्रभाव से लिया है, कपट या धोखा से लिया है, मिथ्या विदेशन से लिया है, या भूल व गलती से उसने दिया है, तब वो परफॉर्म करेगा? नो। अब समझ में आ गया ना? यही धारा है नंबर यस सर। 9 है। लिखिए, इस धारा में दो बातों का जिक्र किया गया है, दो बातों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, जिसके साथ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जिसके साथ हमने संविदा किया है
और वह संविदा की शर्तों का पालन नहीं करता है, तो उससे इस धारा के अंतर्गत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण, मैंने आपको घर बनाने का कार्य दिया था। मैंने आपको घर बनाने का कार्य दिया था। आप ही उस घर को बनाएंगे। किसी अन्य व्यक्ति से मैं घर नहीं बनवाऊंगा। सेकेंड पार्ट, नंबर 2, वादी जब प्रतिवादी के विरुद्ध एसआरए की धारा 9 के अंतर्गत सूट लाएगा, तो प्रतिवादी भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 10, 11, 12 तथा धारा 15 से 22 तक का बचाव ले सकता है। ये संविदा करते समय मैं पागल था, मैं अवयस्क था, मेरी सहमति, संविदा वित्त की धारा 15 के अंतर्गत उत्पीड़न या बल प्रयोग द्वारा ली गई है। रिपीट कर दीजिए वो लाइन। धारा 15 के अंतर्गत उत्पीड़न या बल प्रयोग द्वारा ली गई है। या सर यहाँ से रिपीट कर दिया जाए सर। धारा धारा 15 की 15 से 22 तक बचाव ले सकता है। मैं संविदा करते समय पागल पागल या अवयस्क था, धारा 15 के अंतर्गत मेरी सहमति उत्पीड़न या बल प्रयोग से ली गई थी। यह धारा 16 में अनुचित प्रभाव से सर ली थोड़ा गई साउंड थी। और बढ़ा दिए। साउंड मैक्सिमम है। यह धारा 16 में अनुचित प्रभाव से ली गई थी। यह धारा 17 में कपट या धोखा से ली गई थी। यह धारा 20, 21, 22 के अंतर्गत भूल या गलती से ली गई थी। सर रिपीट कर दीजिएगा 21 22।
धारा 20, 21, 22 के अंतर्गत भूल या गलती से ली गई थी। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ये वाली सेक्शन। चलो, गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। धारा 10, देखो धारा 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में इसमें संशोधन किया गया है। धारा दो जो किसी भी धारा में जब संशोधन होता है तो वो धारा आगे वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो पहले ये था धारा 10 में कि जो कोर्ट होती थी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए जो होती थी, वो ध्यान रखिएगा, पहले उसे था मे बी मतलब करा सकेगा। करा सकेगा। अब इसको कर दिया गया शैल बी का मतलब ये होता है कि कोर्ट को अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कराना पड़ेगा। ठीक है, इसी में इसका अपवाद भी है। ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए कोर्ट के पास विवेकाधीन शक्ति होगी? तो इसमें यह कहा गया है कि तीन धारा ऐसी है जिसमें कोर्ट अपने आज के समय में भी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करेगा। मे बी धारा 11 का 2, धारा 14, धारा 16। ठीक है, तो चलो हम इसको आपको लिखवाते हैं, ठीक से लिखिए। धारा 10 का शीर्षक है संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, वर्ष 2018 के पहले न्यायालय स्पेसिफिक वर्ष परफॉर्मेंस 2018 के पहले के बाद सर। वर्ष 2018 के, एक बार में सुनिए, बार बार डिस्टर्ब ना करिए। वर्ष 2018 के पहले न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन के लिए विवेकाधीन शक्ति ब्रैकेट में लिखे डिस्क्रिशनरी पावर अर्थात में भी ब्रैकेट में लिखे कर सकेगा, जैसा उपबंध था। किंतु अब 2018 के संशोधन के द्वारा यह उपबंध बना दिया गया है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए न्यायालय को बाध्यकारी शक्ति मैंडेटरी पावर दे दी गई है। अर्थात शैल बी करेगा का उपबंध बना दिया गया है। इसे में लिखे नेक्स्ट, धारा 10 के 3 धाराएं अपवाद है।
जिसमें आज भी न्यायालय को संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। डैश, ये देखिए एग्जाम में 100% आएगा, अभी बता दे रहे हैं, समझ के टिक लगाइएगा। तीनों धारा हम बता दे रहे हैं कौन कौन है। डैश नंबर 1, धारा 11 का उपखंड 2, धारा 11 का उपखंड 2। नंबर 2, धारा 14 14, क्या बोले सर? धारा 14। धारा 14 फिर नंबर 3 14, भाई इंग्लिश में बोल दिया है। अच्छा। नंबर 3, धारा 16 16। फिर से सुन लो आप लोग, धारा 11 का 2, धारा 14 और धारा 16। प्री के एग्जाम में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धारा का विनिर्दिष्ट पालन बाध्यकारी नहीं है। कोई न कोई धारा दी रहेगी, तो आपको समझ कर टिक लगाना रहेगा। दूसरे रूप में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी धाराओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। तीनों दिया रहेगा और डी में लिखा रहेगा उपर्युक्त सभी। तो जो भी प्रश्न आप लोग से पूछे जाएंगे, प्रश्न को समझ के तब टिक लगाइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। धारा नंबर 11, देखो धारा 11 का शीर्षक है दशाएं कंडीशन, जिनमें न्यासों के संसक्त संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय है। इंग्लिश में लिख लीजिए, केसेस in which specific performance of contracts connected with trust enforceable देखो जो न्यास होता है, ट्रस्ट होता है, कल भी हमने बताया था, ध्यान से सुनिए। न्यास होता क्या है? न्यास होता है किसी विशिष्ट समुदाय को, किसी विशिष्ट व्यक्ति को या जनमानस को, पब्लिक को क्या होता है? सुविधाएं प्रदान करना। और जो सुविधाएं होती है वो निःशुल्क होती हैं। तब क्या होता है? 3 लोग इसमें शामिल होते हैं। एक तो होता है न्यासकर्ता, जिसके दिल की इच्छा होती है कि मैं ऐसा काम करूं। दूसरा, उससे जो लोग प्रभावित होते हैं वे लोग उसके सदस्य बनते जाते हैं। तो सदस्यों को हम लोग कहते हैं न्यासधारी, ट्रस्टी। हम आपसे सहमत हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, हम भी आपके न्यास के सदस्य बनना चाहते हैं। एक हो गया न्यासकर्ता, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, जिसको हम स्वामी भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। दूसरा होता है न्यासी, जो लोग उससे प्रभावित होते हैं। तीसरा, जिसके लिए इस न्यास का सृजन किया गया है, उसको कहते हैं हिताधिकारी, बेनिफिशियरी। ये 3 लोग के बीच में कोई ट्रस्ट काम करता है। ठीक है, देखो इसमें से न्यासी उस न्यास की संपत्ति को व्यक्तिगत रूप में उपभोग नहीं कर सकता। जो ट्रस्टी हैं उस प्रॉपर्टी को न तो यूज करेंगे और न यूटिलाइज करेंगे। वो प्रॉपर्टी किसके लिए आरक्षित रहती है? आरक्षित रहती है हिताधिकारियों के लिए।
हिताधिकारियों के लिए, जो उसके हिताधिकारी होते हैं। अगर न्यासी भी हिताधिकारी है, न्यासी को भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर न्यासी भी उसका हिताधिकारी है तो न्यासी भी प्राप्त कर सकता है। जैसे एक न्यास का सृजन किया गया निःशुल्क दवा का वितरण, तो क्या न्यासी भी दवा ले सकता है कि नहीं? ले सकता है ले सर। सकता है, ले सकता है ले निःशुल्क। सकता है। निःशुल्क अगर दवा वितरण हो रहा है, अगर न्यासी की भी तबीयत किसी दिन खराब हो गई, तो क्या वो वहां से दवा लेने का हकदार नहीं है? यस सर। है, हाय सर। है। अब जरा से देखो ध्यान से, ये तो हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। अब बैकग्राउंड के बाद हम लोग जरा धारा 11 की बात करें। देखो धारा 11 कहती है जब कभी कोई ट्रस्ट का मैटर आएगा, तो वहां पर जो ट्रस्ट का मैटर आएगा तो वहां पर इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो कराया जाएगा वो कोर्ट की मैंडेटरी पावर होगी, बाध्यकारी शक्ति। जब कभी न्यास का कोई मामला इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत आएगा, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 का, तो जो न्यायालय है उसको ये बाध्यकारी किया गया है कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना पड़ेगा। मान लीजिए न्यासधारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, या जिसने न्यास का सृजन किया था वो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, या बेनिफिशियरी को वो सुविधा नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी, तो ये लोग क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं? जैसे लोगों को निःशुल्क दवा नहीं मिल रही है, बोर्ड टंगा हुआ है और हॉस्पिटल खुलता भी है, लेकिन दवा नहीं दी जाती, बोलते अब नहीं मिलेगी। तो क्या वो लोग दवा को लेने के लिए उस न्यासधारियों पर या न्यासकर्ता को बाध्य कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या तो आप न्यास का विघटन कर लीजिए, या तो आप अपने न्यास को समाप्त करा लीजिए, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप वगैरह में पढ़ा होगा कि कंपनियों का क्या होता है, समापन, साझेदारी का समापन, वैसे आप कर लो। लेकिन अगर आप न्यास का सृजन किए हैं तो आपके ऊपर उसको लागू कराया जाएगा, और कौन कराएगा? न्यायालय कराएगा। लिखिए, इसके अनुसार एक न्यास का सृजन न्यासकर्ता, न्यासी और हिताधिकारी से मिलकर होता है। न्यास एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए, न्यास एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए सृजित किया जाता है। ये तो आप लोग सामान्य जानकारी रखिएगा। अब देखिए धारा क्या कहती है। इस धारा के अनुसार यदि कोई ट्रस्टी, इस धारा के अनुसार यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट डीड न्यास विलेख के अनुसार काम नहीं करता है, तो बेनिफिशियरी हिताधिकारी या न्यासकर्ता उससे विनिर्दिष्ट पालन
करा सकते हैं। सर विलेज के अनुसार के बाद क्या बोले? क्या चीज? विलेज के अनुसार विलेय के अनुसार काम नहीं करता है तो बेनिफिशियरी या न्यासकर्ता उससे विनिर्दिष्ट पालन करा सकता है। किंतु यही बहुत इंपॉर्टेंट है जो किंतु लिखवा रहे हैं। किंतु यदि न्यासी ने संविदा अपनी शक्ति के ऊपर किया है तो उस संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। उस संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। अब देखिए हम लोग आते हैं धारा 12 पे। देखिए धारा 12 का शीर्षक है संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन। संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इसको ज़रा ध्यान से समझिए आप लोग। देखो संविदा अधिनियम कहता है कि अगर आपने किसी के साथ किसी काम के लिए संविदा किया है और उसने थोड़ा सा काम किया है, ठीक है, पूरा काम नहीं किया है, तो क्या आप उसको वो प्रतिफल देंगे, कंसिडरेशन देंगे जो आपसे तय हुआ था? नहीं नहीं। आप कब देंगे? जब जब पूरा काम काम हो जाएगा। जब मेरा काम पूरा हो जाए। ठीक है ना, ये जनरल रूल्स है। जनरल रूल्स कहता है कि अगर संविदा का पूर्ण रूप से पालन नहीं हुआ है तो भागता पालन के लिए, पार्शली परफॉर्मेंस के लिए हम संविदा अधिनियम में दूसरे पक्षकार से उस कंसिडरेशन की डिमांड नहीं कर सकते जो हम लोगों के बीच में तय हुआ था। ये जनरल रूल्स है। देखो जनरल रूल्स का एसआरए में क्या रोल है? एसआरए कहता है कि अगर संविदा 3 भाग है, ध्यान रखो संविदा के 3 पार्ट हैं, एक तो काम किया ही नहीं गया, तब उसका भागिक पालन होने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा है काम कुछ अंशों तक हुआ है, तब क्या होगा? और काम कुछ ज़्यादा तक हो गया है, मान लीजिए जिस काम के लिए हम लोगों ने संविदा किया था, ठीक है, वो केवल 20% हुआ और दूसरा 70% हो गया, 80% हो गया। तो अगर केवल संविदा का 20% काम हुआ है तो क्या हम उसके लिए पार्ट परफॉर्मेंस ला सकते हैं? नो। उस जो 20% हुआ उसके लिए सामने वाला प्रतिफल की मांग कर सकता है, पैसे की डिमांड कर सकता है? नो नो। 70 पर मोर देन 50% के लिए कर सकते जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एक कारपेंटर लगा और आपने 1 महीने के लिए उसे संविदा किया, सारे काम जितने थे वो 1 लाख रुपए में होने की बात हुई थी, ठीक है। मान लीजिए 2 दिन उसने काम किया, उसने कहा 20,000 रुपया दे दीजिए, तो आप देंगे उसको 20,000 रुपये? नहीं नहीं देंगे ना। मान लो भाग No. गया, तब कल से नहीं आया, तब अनेकों बात है। लेकिन अगर मान लीजिए उसने आपका 70-80% काम कर दिया है, तब अगर वो पैसे की डिमांड करता है तब आप देंगे? पैसा सर देंगे लेकिन उतना यस नहीं सर। देंगे। पूरा नहीं कुछ दे अच्छा देते। चलो, अगर मान लीजिए वो 1 लाख के एवज में 50,000 मांग रहा है कि मुझे और लोगों को पेमेंट करना है, अपने लेबरों को देना है, मुझे 50 दे दीजिए। 50 आप तब दीजिएगा जब आपका 20-25% काम जो बचा है वो कर लीजिए, हो जाएगा।
तो वो 70% काम को परफॉर्म किया जा सकता है। यस, हाँ यस, ध्यान रखो। तो देखो जनरल रूल्स तो ये कहता है, देखो जनरल रूल्स बहुत ही कठोर है। कठोर का ये मतलब है, लोग कहते हैं पहले काम करो, जब काम पूरा होगा तो पैसे देंगे, बीच में पैसे फैसे हम नहीं देंगे। लेकिन जब हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य में आए, वेलफेयर स्टेट में आए, तो ये हुआ कि अगर एक वो लेबर व्यक्ति है, वो आज हमारे यहाँ 1 महीने से काम कर रहा है, अभी तक हमने उसको एक पैसे नहीं दिए हैं, उसने हमारा आधे से ज़्यादा काम कर भी दिया है, तो अगर वो कुछ पैसे की डिमांड कर रहा है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहता है ऐसे जो पार्ट परफॉर्मेंस है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लागू करा सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप लोगों ने पार्ट परफॉर्मेंस को पढ़ा है, टीपीए में। भागिक पालन का सिद्धांत किस धारा में है? हैं 53, उसमें क्या कहा गया है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो सेक्शन 53 है वो कहता है भागिक पालन का सिद्धांत, पार्ट परफॉर्मेंस। उसमें क्या है? अगर मान लीजिए आपने कोई संपत्ति को अंतरित करने के लिए किसी से बातचीत कर ली है, ध्यान से सुनो तभी समझ में आएगा। एक्स नामक व्यक्ति अपने मकान को वाई को बेचने के लिए करार कर लिया। यह तय हुआ एक्स अपना मकान 20 लाख रुपए में वाई को बेचेगा, दोनों के बीच में करार हो गया। ठीक, वाई ने उसको 20 लाख रुपए दे दिए, सेल डीड बन गई, विक्रय अभिलेख बन गया, सभी विक्रेता क्रेता के फोटोग्राफ लग गए, गवाहों के फोटो लग गए, सबके सिग्नेचर हो गए, और यह हुआ कि कल सुबह रजिस्ट्री करा लेना। रात में एक्स की डेथ हो जाती है, रात में एक्स पागल हो जाता है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि भागिक पालन का सिद्धांत, एक पार्ट रह गया। कौन पार्ट रह गया था? रजिस्ट्री। एक पार्ट रह गया था ना कि कल सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रजिस्ट्री होनी थी, बाकी सब कर लिया गया है। पैसे का ट्रांसफर हो गया है, एग्रीमेंट लेटर बन गया है, सेल डीड भी तैयार हो गई, सबका सिग्नेचर हो गया, सारी फोटोग्राफ लग गई है, सब कुछ तैयारी हो गई। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एक्स के मरने के बाद भी वो प्रॉपर्टी वाई को ही मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। या एक्स के उत्तराधिकारी बदल जाए कि नहीं अब हम नहीं बेचेंगे आपको, हम नहीं देंगे आपको, जिससे जिससे बात हुई थी जाके उससे बोलिए। नहीं सर, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है सेक्शन 53A, ये बेस करता है लॉ ऑफ इक्विटी। विधि का सिद्धांत है, ये साम्य का सिद्धांत है। साम्य का मतलब है संतुलन बनाना। तो संतुलन कैसे बनेगा? जब वो वाई को मकान दे दिया जाए। अगर वाई को मकान नहीं मिलता है तो संतुलन बनेगा? नहीं बनेगा। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, भागिक पालन का सिद्धांत, टीपीए की धारा 53A। और ध्यान रखिएगा जो 6:15 बजे वाली क्लास चल रही है आप लोग की, संविदा अधिनियम 3-4 दिन अभी और पढ़ाएंगे, कुछ आप लोग और बताएंगे, फिर डायरेक्ट सैटरडे वगैरह से या फ्राइडे से आ जाएंगे टीपीए पर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी चलेगा। ठीक है, और आप लोग ये दिमाग में मत रखो कि बिहार जुडिशरी के बाद पढ़ाई बंद, कि 4 तारीख के बाद आपकी गर्मी की छुट्टी हो गई बचपन वाली। ठीक है, इस उम्र में छुट्टी फुट्टी नहीं होती, तब तक पढ़ो, तब तक ताकत लगाए रहो जब तक सिलेक्शन नहीं हो। ठीक है, बहुत से एक्ट अभी पढ़ने हैं, इतने मेहनत से पढ़ो कि ताकि कोई भी एक्ट से क्वेश्चन आए छूटने ना पाए। ठीक है, तो आप लोग का स्टार्ट होगा 6:15 बजे वाली क्लास में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सर टेस्ट सीरीज जो दिए हैं उसका हाँ। मतलब क्या है? होगा, टेस्ट सीरीज होगा, आप लोग भी देंगे उसमें। ठीक है, तो हम लोग सर कैसे अथी करेंगे? बताएंगे आप लोग को,
इंतज़ार करिए 1-2 दिन, ठीक है। आप लोग को बताएंगे कैसे आप लोग देंगे। तो आप समझ में डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आ जाओ जरा एसआरए में। एसआरए क्या कहता है? एसआरए कहता है कि अगर केवल 20% हुआ है काम तो पार्ट परफॉर्मेंस होगा? नो नो सर। नो। नहीं जरा याद नहीं करिए सर। सेक्शन 53A में क्या पढ़ाया गया था? 99% काम हो गया था, केवल 1% काम रुका था, रजिस्ट्री। तब डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या कहता है? भाग्यिक पालन का सिद्धांत कि ये चीजों को अब पालन करना है, वाई को मकान देना ही पड़ेगा, एक्स के उत्तराधिकारी कोई भी विरोध प्रकट नहीं करेंगे। एसआरए में आ जाओ। एसआरए कहता है अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क हो गया है, बड़ा काम आपका हो गया है, 70%, 80%, 90%, तो क्या इसको परफॉर्म कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा? यस कराया जाएगा। कराया जाता है। कराया जाएगा। अब समझ में आया? कराया जाएगा। लेकिन अगर अभी 2%, 5% हुआ तब परफॉर्म होगा? नहीं पहले काम करो। पता चला आप 1 महीना पढ़े, बोले सर हमारा बिहार जुडिशरी में नहीं हुआ, उत्तराखंड में नहीं हुआ, तो ये बताओ कब परफॉर्म होगा? हमने आप लोग से बोला है कम से कम मिनिमम 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं। तब लॉ में आपकी क्या होगी? नॉलेज बढ़ेगी। अभी आपकी स्थिति जानते हैं क्या? जैसे वो जमीन से कोई पौधा अंकुरित हुआ हो, आपने मान लीजिए आम का पेड़ लगाया, वो अंकुरित हुआ है, अब आप कह रहे हो सर गर्मी का मौसम है, आम नहीं फल रहा है। आप लगवा तो दिए थे 1 महीना पहले, हमको आम खाना है, जी। तो आम कब मिलेगा? पहले वृक्ष तो बने। अगर ज़्यादा शरारत करो, खींचो खाचोगे, वही चला जाएगा जो थोड़ा बहुत पेड़ निकला है। अगर आप सोचो जरा खींचे वीचे, हो सकता है जमीन के अंदर आम छिपा हो, तो जो थोड़ा सा आम का पेड़ निकला वो भी हाथ से चला जाएगा, ठीक है। तो वही स्थिति है। तो पहले वृक्ष बनो, वृक्ष ऐसा वृक्ष बनो आंधी तूफान कुछ भी आए हिलो डुलोगे नहीं। कठिन से कठिन पेपर आवे, हम ये नहीं कहेंगे बड़ा खराब पेपर आया था, ये मुंह से निकलने नहीं चाहिए। अदरवाइज आप लोग डिफेंस क्या लेते हो? इस बार तो बड़ा कठिन पेपर था, जो एग्जामिनर बनाया था बड़ा वो था, बदमाश था। लगता है एग्जामिनर हम लोग से चिढ़ता था, पता नहीं क्या क्या बोलते हो आप लोग। अरे आपसे आपको जानता है वो क्या आपसे चिढ़ता है? कुछ लोग कहते हैं सर पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दिया था। हम कहते हैं कि आपके पेपर